हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स इट इजी पे। आज हम अपने चैनल पे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर शुरू करेंगे और आज हमारा जो पहली क्लास है, पहले जो लेक्चर है हमारा, आज हम अपने पहले लेक्चर के अंदर क्लास 9th की साइंस से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है उसको कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम बिल्कुल ईजी वे में कवर करेंगे बच्चों, ताकि आपको बिल्कुल ही ईजी तरीके से इसमें कोई डाउट ना रहे। इसमें जो है हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है बच्चों, शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं हमें उसके बारे में स्टडी करना है कि वो किस चीज के बने होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, खासियत होती है। तो सबसे पहले जो मैटर है वो क्या होता है, हमें वो पता हो। मैटर क्या होता है बच्चों, जिसके पास कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और वो स्पेस कवर करती हो, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों से, मैटर कहा जाता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका आपका एग्जांपल, आपके पास जो आपकी नोटबुक होती है, जिस डेस्क पे आप बैठते हो, जो चेयर होती है, आपके हाथ में 24 घंटे जो आप यूज करते हो, 24 में से 20 घंटे जो आज के टाइम में मोबाइल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। तो कोई भी चीज जिसके पास मास हो, मास हम किसके केस में लेके चलते हैं बच्चों, वो ध्यान रखना है। जब कोई सॉलिड चीज की बात होगी, सॉलिड सब्सटेंस की बात होगी तो हम मास कवर करेंगे। जब किसी लिक्विड चीज की बात होगी तो हम वॉल्यूम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो स्पेस ऑक्यूपेसी की बात है वो सेम रहेगी, ठीक है, मतलब जगह को घेरना। तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और वो स्पेस कवर करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, नोटबुक, डेस्क, चेयर, मोबाइल, ठीक है, पेन आप लिख सकते हो, बस आप लिख सकते हो, कार आप लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कुछ भी उसमें भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों, जिसमें मेन चीज पूछी जाती है एग्जाम में, डायरेक्ट ऑप्शन टाइप में पूछ लेता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। कि जो हमने अभी ऊपर बात किया कि मैटर के पास मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो उनकी एसआई यूनिट देखिए बच्चों, उसमें जो है मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, मींस केजी, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब भी आप इसको बोल सकते हो। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m की पावर 3 से, ठीक है, यानी कि मीटर क्यूब। बट कमर्शियल तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, जब कमर्शियल तौर पे हम बात करते हैं, कॉमनली जो है हम लेके चलते हैं, तो जो वॉल्यूम है उसको जो है लीटर में मापा जाता है। वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, उसको हम आमतौर पे लीटर में मापते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर मेन बात आ जाती है कि जो मैटर है, ठीक है, जिसके अंदर मास भी है, वॉल्यूम भी है, स्पेस भी कवर कर रहा है, उसके अंदर जो मैटर है आखिर वो बना किस चीज से है। तो प्यारे बच्चों वो ध्यान रखना है, वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। इन पार्टिकल से मिलके क्या बनता है बच्चों, मैटर बनता है। और जो पार्टिकल्स हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, छोटे छोटे कण कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। पदार्थ जो है उसको मैटर को कहा जाता है। हिंदी मीडियम जो है बच्चे, उनके लिए जो मैटर है वो पदार्थ कहलाता है। तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। मतलब जो हमारा मैटर है वो किस चीज का बना होता है, स्मॉल पार्टिकल का बना होता है। और उस पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमें वो पढ़नी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, एम्प्टी स्पेस। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। इसको आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास में हमने पानी ले रखा है, ठीक है, और उसमें हम नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने क्या किया, उसके अंदर नमक डाल दिया, ठीक है। तो वो सोल्ट जब हम उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, जब उसको नमक को जो है पानी के गिलास के अंदर डालकर घुमाया जाता है, तो जो नमक है वो पूरे या पूरा गिलास के अंदर घुल जाता है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर सॉल्ट्स के पार्टिकल जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। वो सॉल्ट्स के पार्टिकल डिसॉल्व कहाँ होते हैं बच्चों, उसमें जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे वो सॉल्ट्स के पार्टिकल जो है डिसॉल्व होते हैं। सेकंड देखिए, दे आर कंटिन्यूसली मतलब लगातार मूव करते हैं, ठीक है। लगातार मूव करने का मतलब क्या है कि सेम ले लेते हैं कि वही गिलास है, ठीक है, उसमें वही पानी हमने डाला हुआ है, उसके बाद उसमें क्या किया,
हमने उसमें इंक्स डाल दी, इंक की उसके अंदर हमने 2 या 3 ड्रॉप डाल दी और उसको हमने रेस्ट पे रख दिया फॉर 2 to 5 मिनट। 2 से 5 मिनट के लिए हमने उस गिलास को क्या किया, रेस्ट पे रख दिया। जो जब हम उसको रेस्ट पे रख देते हैं और आफ्टर रेस्ट पीरियड जब हम उसको देखते हैं कि जो इंक हमने अपर सरफेस पे डाल ली थी, ऊपर के सरफेस पे डाल ली थी, वो इंक जो है बॉटम तक जो है वो चली जाती है, मतलब नीचे गहराई तक जो है पानी में चली जाती है। किसकी वजह से चली जाती है, पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल है वो लगातार क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टकराने का मतलब एक दूसरे से मूव करते रहते हैं। थर्ड है बच्चों अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। बचपन में आप सभी ने एक एक्टिविटी की होगी कि जो पानी होता है, जो पानी का नल होता है जिससे पानी डायरेक्ट बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, आप उसमें क्या करते हो, उसके माउथ के ऊपर, मतलब उसमें मेन पार्ट पे आप उस पे यहाँ पे अपनी फिंगर लगा लेते हो, जिसकी वजह से पानी जो है 2 डायरेक्शन में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होके चला जाता है। बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद देखो, कुछ डिस्टेंस के बाद देखो, पानी फिर से बिल्कुल ही सीधा मतलब मिल जाता है आपस में। तो यहाँ से क्या साबित होता है, क्या चीज पता लगती है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन की पावर होती है, अट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। और लास्ट वन देखिए, इसके अंदर जो है जो मोशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स आपको पता हो क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके पार्टिकल हैं उनके मोशन से जो एनर्जी आती है उसको ही काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल इजी सी हैं। ठीक है, आपको इजीली याद भी हो जाएंगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, लाइंस हैं। ठीक है, 3-3 4-4 वर्ड्स की हैं। पहली है एम्प्टी स्पेस, सेकंड है कंटिन्यूअसली मूविंग, थर्ड है अट्रैक्ट ईच अदर एंड फोर्थ है दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सॉलिड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर और आपका, और स्टूडेंट्स एक मिनट देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की हमें जो है इस चैप्टर में 3 स्टेट्स पढ़नी है और उन तीनों स्टेट्स को हम एक डिफरेंस बना के पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से वो याद हो सके। तो पहली स्टेट जो है मैटर की वो है बच्चों सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड लास्ट इज गैस। ठीक है, हिंदी में आपको पता है इसको ठोस बोला जाता है, इसको जलीय बोला जाता है और गैस को सिंपल हम गैस में ही बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस देखिए, दे हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप का मतलब होता है बच्चों, इनका क्या होता है कि निश्चित आकार होता है। सॉलिड जो भी चीज है उसके एक निश्चित शेप होगी, एक डेफिनेट आकार होगा, बाउंड्रीज मतलब सीमाएं होंगी और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, सेकंड वन देखो बच्चों, सेकंड जो है लिक्विड की जो अगर बात करें, लिक्विड के अंदर जो है वॉल्यूम है वो तो हमारा फिक्स रहेगा। अब इस पॉइंट को नोट करो कि वॉल्यूम फिक्स कैसे रहेगा। मेरे पास एक पानी का गिलास है, मैं उस पानी के गिलास को एक बड़े बर्तन में डाल लूं या उससे भी छोटे बर्तन में डाल लूं, तो पानी को मैं जब किसी दूसरे बर्तन में डाल लूंगा तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स ही रहेगा। मतलब कि अगर वो पानी जितना गिलास के अंदर था तो एक बाल्टी के अंदर डालने पर भी वो उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर मैं उस पानी को क्या करूँ, एक बोतल में डाल लूं या फिर बोतल से 2 गिलास पानी में किसी दूसरे उसमें डाल दूं तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड है उसके अंदर शेप नहीं होती। आपने देखा होगा कि पानी को आप जिस भी चीज में डालोगे उसकी शेप ले लेता है साइड में। नेक्स्ट देखिए, उसकी बाउंड्रीज भी नहीं होती। बाउंड्रीज क्यों नहीं होती कि अगर आप पानी को कहीं पे भी देखते हो कि कहीं पे पानी गिरा हुआ है तो वो पानी वहां से फ्लो करता है, शेप नहीं लेता। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा गैस है, गैस के अंदर जो है तीनों प्रॉपर्टी जो है नहीं होती। मतलब नहीं होने का मतलब क्या है, ना तो इसके अंदर शेप होती है, ना ही इनकी बाउंड्रीज होती है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है सॉलिड में अगर हम बात करें तो इनको दबाया नहीं जा सकता। मतलब ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब हम इनको दबा के कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। आप पत्थर को कितने दबा लो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाईली अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो वो टूट सकता है।
नेक्स्ट में देखिए जो लिक्विड है उसको हम थोड़ा बहुत दबा के उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक पानी की बोतल, आप उसको दबाओ, ठीक है, उसकी शेप जो है बोतल की चेंज हो जाती है। और गैसेस का तो आपको पता ही है बच्चों, गैसेस को आप हाईली प्रेशराइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो सॉलिड है वो थोड़े हार्ड होते हैं बच्चों। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो लिक्विड है वो फ्लूइड नेचर के होते हैं। फ्लूइड नेचर का मतलब होता है कि जिस भी कंटेनर के अंदर आप इसको रखोगे ये उसकी ही शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर आप बर्तन में लोगे, किसी बोतल में लोगे, किसी भी चीज के अंदर आप लिक्विड को ले लो, ठीक है, तो उसकी शेप ले लेते हैं। दैट मींस दे आर फ्लूइड इन नेचर। सेम जो केस है वो गैसेस में होता है स्टूडेंट्स। गैसेस के अंदर भी क्या है, फ्लूइड नेचर के ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप जो बुक पढ़ते हो, जो आप नोटबुक रखते हो, जिस टेबल पे आप बैठते हो, ठीक है, वो लकड़ी का बना हो या लोहे का बना हो, आयरन का बना हो, वो सारी चीजें क्या हैं, हमारे सॉलिड में आते हैं। स्टोन्स, पत्थर हमारे सॉलिड्स में आते हैं जिसको हम लड़ाइयों में यूज कर लेते हैं। ऑयल जो है, तेल, वाटर, जूस, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो समर में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, सारी किस में आती है, आपके लिक्विड्स में आती हैं। अगर हम बात करें गैसेस आप बचपन से पढ़ते आए हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 है, O2 है, CO2 है। एक इनकी आपको थोड़ी परसेंटेज भी पता होनी चाहिए कि जो N2 है वो हमारे पास 78% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास 21% होती है, और CO2 जो है हमारे पास 0.03% होती है। तो ये इसके बीच एक डिफरेंस बना के हमने किया है तीनों स्टेट्स के अंदर, सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड एंड देन इज गैस। तो तीनों स्टेट्स में आपको जो है अपने जो नोट्स आप बनाओगे, ठीक है, वो एक डिफरेंस बना के आप तैयार करोगे ताकि आपको इजीली वो चीजें याद हो सके। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका उससे रिलेटेड ही है जो अभी हमने स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कि उनके अंदर जो फोर्स है अट्रैक्शन की वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है और किसके अंदर सबसे कम होती है। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही पास होते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगी। सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, सॉलिड्स की होगी। और जो गैस है उसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर होते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, सबसे कम, यानी कि मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, गैस में होगी। हमारे पास रह गया लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर जो केस है, लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम होती है बट गैस से ज्यादा होती है। तो ये लिक्विड में ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट का मतलब है कि मीडियम साइज में होगी, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो सॉलिड की तरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ना ही गैसेस की तरह ज्यादा ही वीक होगी। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स में देखो अभी हमने बात की कि सॉलिड जो हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो जो पार्टिकल्स ही बिल्कुल पास में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो कैसी होगी, सबसे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, यानी कि बहुत ही मिनिमम होगी। ये बिल्कुल पहले वाले केस के अपोजिट होगा। फोर्स में ऑफ अट्रैक्शन में हमने किया था मैक्सिमम, तो इसमें हो जाएगा मिनिमम। गैस के केस में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जो हैं गैसेस के, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो है उसके दूर होंगे। पार्टिकल दूर होंगे तो क्या होगा कि वो इजिली मूव कर सकते हैं। इजिली मूव करने का मतलब क्या है कि उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। और सेम केस यहाँ पे लिक्विड में आ जाता है कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड से कम बट गैस से ज्यादा, यानी कि इंटरमीडिएट होगी। तो ये चीज समझनी है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें सबसे ज्यादा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी। और लिक्विड में आपको याद नहीं करना, लिक्विड में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, मीडियम, मतलब बीच का बिचौलिया, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। सॉलिड से ज्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड से ज्यादा होगी सॉलिड से, इसमें कम होगी। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट।
आपने प्रीवियस क्लासेस में भी तीनों डेफिनेशन पढ़ी होंगी। एक बार हम इनको दोबारा स्टडी करते हैं, एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कोई खास हमें पढ़ने की बात नहीं है। आपको जैसे एक एप्लीकेशन आप याद करते हो, ऊपर का और नीचे का मटेरियल सेम है, अंदर ये चीज चेंज कर दो। यहाँ पे भी सेम है, द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, आप तीनों डेफिनेशन में देखो, ये वर्ड्स आपको बिल्कुल कॉमन दिखाई देंगे, द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, और लास्ट में भी देखिए जो वर्ड्स हैं बिल्कुल सेम है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये वर्ड्स तो आपको बिल्कुल तीनों एक ही बारी में याद करने हैं, तीनों डेफिनेशन में वही यूज होंगे। उसके बाद जो सेंट्रल मटेरियल है, जो मेन चीज है, वो आपको जो इनकी डेफिनेशन है वो क्लियर करती है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल मतलब उबलना जो है, गर्म होना जो शुरू हो जाता है। बॉइलिंग का मतलब भी क्या होता है, उबलना होता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज को गर्म करना। उसके बाद अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में आपने देखा होगा कि जो सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज होता है। मतलब सॉलिड क्या करता है, मेल्ट होकर किस चीज में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। मेल्टिंग को बोला जाता है बच्चों पिघलना। और उसके बाद थर्ड में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में आपको पता होगा हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज होता है। फ्रीज क्या करता है, बर्फ जमाता है। ठीक है, जो उसका फ्रीजर होता है मेन, उसमें लिक्विड क्या है, किस चीज में चेंज होता है, सॉलिड, यानी कि फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको बोला जाता है जमना। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब पानी कितने टेम्परेचर पे उबलना शुरू करता है बच्चों, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप केल्विन में बात करोगे तो 373 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या है, सॉलिड बिकम लिक्विड। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड जो है वो किस में क्या होगा, मेल्ट होकर किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। यहाँ पे जो सॉलिड फेस है और जो मेल्टिंग फेस है, दोनों के दो जो है बराबर चलते रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर चलते रहेंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, मतलब जो आइस जो है किस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू करती है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और आपको पता हो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, वही आगे हमें क्या पता लगेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। अगर केल्विन में बात करोगे तो 273 केल्विन जो होता है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। लास्ट जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है कि कोई चीज क्या होगी, जमना शुरू करेगी, मतलब फ्रीज होना शुरू करेगी। कोई लिक्विड होगा वो क्या होगा, फ्रीज होके जम जाएगा, मतलब जमना शुरू कर देगा, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये चीज यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आइस है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वाटर है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक में हम आइस वर्ड यूज करेंगे और एक के अंदर सिंपल हम वाटर लेके यूज चलेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने बार बार यहाँ पे वर्ड यूज किया है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, केल्विन होती है। जिसकी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है, केल्विन होती है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो है आपका, जो भी हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किया था, उससे रिलेटेड ही टॉपिक है कि जो आपकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं, कैसे एक दूसरे स्टेट के अंदर चली जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल से आपको श्योर होगा कि जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में जा रही है और लिक्विड स्टेट जो है अगेन से सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है। सेम यहाँ पे है कि सॉलिड स्टेट जो है वो गैसेस के अंदर भी जा रही है और गैसेस स्टेट्स अगेन से दोबारा सॉलिड में जा सकती है। सिमिलरली केस आप लिक्विड में देखो, लिक्विड जो है गैस के अंदर भी चेंज हो जाता है और गैस जो है दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट देखो, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या है कि जब कोई भी सॉलिड चीज, जैसे कि अभी हमने पीछे मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग। तो मतलब सॉलिड स्टेट का लिक्विड के अंदर चेंज होना क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मेल्टिंग कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो कि जो सॉलिड स्टेट है जब लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन।
नेक्स्ट देखिए, जब वही लिक्विड स्टेट जो है स्टूडेंट दोबारा से सॉलिड में चेंज होगी, ठीक है, दोबारा से सॉलिड में चेंज होगी तो उसको बोला जाएगा सॉलिडिफिकेशन। उसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? सॉलिडिफिकेशन। मतलब इसमें क्या होगा, लिक्विड जो है दोबारा से सॉलिड में चेंज होगा, लिक्विड जो है दोबारा से सॉलिड में चेंज होगा। और इससे ऊपर वाले मेल्टिंग में क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हुआ था। नेक्स्ट देखो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखिए, जो गैसेस स्टेट है हमारी, ठीक है, मैटर की जो तीसरी स्टेट गैसेस स्टेट है, ये जो स्टेट है जब लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। मतलब क्या है, गैस जो है किस में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। जब आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हो तो आप देखते हो पानी जब गर्म हो जाता है और हमने अगर उसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह रखी हुई है, उसको कवर किया हुआ है, तो जब वो चीज ठंडी होने लगती है तो उस प्लेट के ऊपर जो है पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। मींस वो क्या हो जाती है, गैसेस स्टेट जो है उसमें कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। अगर लिक्विड स्टेट जो है वेपर में चेंज हो, लिक्विड स्टेट जो है मतलब गैसेस के अंदर चेंज हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। इसमें क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज होगी। स्टूडेंट्स वो चीज ध्यान रखनी है, लिक्विड क्या होगी, गैसेस के अंदर चेंज होगी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा स्टूडेंट, जो सॉलिड चीज है, सॉलिड जो स्टेट है वो डायरेक्टली किस में चेंज होगी, गैसियस स्टेट में चेंज होगी विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट। मतलब इसके अंदर क्या है, लिक्विड स्टेट जो है हमारी एब्सेंट होगी। इसके अंदर जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो एब्सेंट होगी। इसके अंदर आपने एग्जांपल देखे होंगे, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। आप घर में जो आपके ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर दवाइयां रख देते हो, सॉलिड फॉर्म में रखते हो, बाद में वो वहां से वेपराइज मतलब चेंज हो जाती है, बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं रहता। आप दूसरा एग्जांपल इसका देखो, जो हम मंदिर में जाते हैं, टेंपल्स में जाते हैं, वहां पे आप धूप वगैरह यूज करते हैं, इसको अगरबत्ती कहते हैं, वो भी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज होती है, गैसियस स्टेट में होती है। और जो चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इसका अपोजिट ही होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्टली किस में चेंज होगी, सॉलिड में चेंज होगी, और इसके अंदर भी जो है हमारी लिक्विड स्टेट वो है एब्सेंट रहेगी। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से याद करना है। मेल्टिंग में क्या होगा, मेल्टिंग में क्या है कि सॉलिड जो है वो चेंज हुआ लिक्विड में। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, मेल्टिंग था। सेकेंड प्रोसेस में क्या है, यही लिक्विड जब दोबारा से सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, मेल्टिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे भी, सॉलिडिफिकेशन। ये याद रखना स्टूडेंट्स ध्यान से। थर्ड देखिए, थर्ड में हमने क्या किया कि जो सॉलिड है, ठीक है, ये जो हमारा थर्ड जो हमने वहां पे अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो थर्ड में हमने देखा है कि जो हमारी गैसियस स्टेट है जब वो लिक्विड में जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर इसका उल्टा कर दें, इसका अपोजिट कर दे, तो लिक्विड स्टेट जब गैसियस स्टेट में जाते हैं तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। सब्लिमेशन का आपको पता लग गया स्टूडेंट कि इसमें क्या होगा कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस के अंदर चेंज होगा विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। और ये जस्ट अपोजिट टू सब्लिमेशन मींस क्या होगा, गैसियस सब्सटेंस क्या होगा, डायरेक्टली किस में चेंज होगा, हमारा सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मेनली जो है आपकी सब्लिमेशन डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, सॉलिडिफिकेशन ऑप्शन टाइप में आ जाता है, और ये जो डेफिनेशन है कंडेंसेशन ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ जाती हैं, ठीक है। मेन आपको जो है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ठीक है, ये खासकर इनकी जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल वो याद करने हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका वो है इवेपोरेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण। इवेपोरेशन आपने देखा होगा बहुत बार, गर्मियों में आप खासकर ऑब्जर्व भी करते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस मतलब सबसे ऊपर की सतह का फिनोमिना होता है, ऊपर की सतह की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। मतलब जो हमारे सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें, जो हमारा पानी है वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे। बस कंडीशन क्या हो कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ना हो, मतलब वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो,
उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो सिंपल सी बात है, अगर पानी वहां पे जो है गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उन प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कूलिंग की बात हो तो वो सारा का सारा प्रोसेस किससे होता है स्टूडेंट्स, वो सारा का सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो मींस इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। उसके बाद इसके कुछ फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर ध्यान रखने हैं जिसके से जो है आपकी जो इवेपोरेशन है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, फैक्टर दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का एग्जांपल आप सिंपल सी बात देखो, एक आप चाय पीते हो कप में और एक आप वही चाय किसी ओपन वेसल यानी कि किसी प्लेट के अंदर पीते हो, तो सिंपल सी बात है कि प्लेट वाली चाय जो है वो ज्यादा जल्दी आपकी ठंडी हो जाएगी। प्लेट वाली चाय ज्यादा जल्दी ठंडी क्यों होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब ऊपर से जो भाप बन के उड़ने का प्रोसेस था, ठीक है, वो वहां से हीट जो है जल्दी वहां से रिमूव हो जाती है। और जहां से ये प्रोसेस होगा इवेपोरेशन जल्दी होगी, वहां पे क्या होगा, कूलिंग हो जाएगी। इस वजह से जो प्लेट वाली चाय है वो आपकी ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया जो है आपका वो हाई होगा तो आपका इवेपोरेशन भी क्या है, हाई होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम आपका इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बच्चों आपको पता ही होगा, गर्मियों में हमारे जो कपड़े हैं जब हम सुखाते हैं वो जल्दी सूखते हैं, और सर्दियों में वही कपड़े जो है हमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, हम उनके लिए लग जाते हैं 2-3 दिन जिनके घर पे मशीन नहीं होती, वैसे तो आजकल सबके घरों पे मशीन है। तो टेम्परेचर सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, मीन्स क्या है, ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इवेपोरेशन भी क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगी, हाई होगी। और लास्ट अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी पहले तो पता हो क्या होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा स्टूडेंट, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हाई है तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे इवेपोरेशन जो है इससे वो कम हो जाएगी, इवेपोरेशन इससे कम हो जाएगी। इसको आप वैसे समझ सकते हो, जो भी मैंने एग्जांपल बताया है कि सर्दियों में आपके कपड़े जो हैं लेट सूखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, पहले से ही ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर, तो है जो वाटर है परसेंटेज, मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो है इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन तब भी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। मतलब अगर सरफेस एरिया कम हुआ, इवेपोरेशन कम होगी, टेम्परेचर कम हुआ, इवेपोरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसके फैक्टर्स विद डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, इजीली सा है। इसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, इसके अंदर हमारा प्लाज्मा, जो हमारी फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है सुपर एक्साइटेड, सुपर आयनाइजेटिक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आयनाइज्ड गैसेस स्टेट्स को आप कह सकते हो जो होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब क्या है, प्लाज्मा क्या है, आयनाइज्ड गैसियस स्टेट है, आयनाइज्ड गैसेस। ठीक है, ये क्या होती है, आयनाइज्ड गैसेस की एक स्टेट होती है। ठीक है, जिससे आपके जो सन है, स्टार है, जो इसी की वजह से, प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। हमने इस चैप्टर को बिल्कुल इजी वे में किया है, स्टेप बाय स्टेप मेन पॉइंट वही पढ़े हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो आपको करने हैं, उससे आपको और भी हेल्प होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।